हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज ललित खुल्लर। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इनकम टैक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लबिंग ऑफ इनकम, जिसे हम एग्रीगेशन ऑफ इनकम भी बोलते हैं। इनकम टैक्स का ये रूल है कि जो भी पर्सन अपनी इनकम अर्न करेगा उसको उस पर टैक्स देना होता है। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनमें एसएससी को अपनी इनकम के साथ साथ किसी और की इनकम पे भी टैक्स देना पड़ सकता है, या वो इनकम उसकी टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड की जा सकती है। जब हम किसी और पर्सन की इनकम को एसएससी की इनकम में इंक्लूड कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं क्लबिंग। इनकम टैक्स का सेक्शन 60 टू 64 उन सारे सर्कमस्टांसिस को डील करता है जिन सर्कमस्टांसिस में एसएससी की इनकम में किसी और पर्सन की इनकम को क्लब किया जाता है। जो सर्कमस्टांसिस हम आगे इस पीपीटी में डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें एसएससी की इनकम में किसी और पर्सन की इनकम को इंक्लूड कर लिया जाता है, जिसे हम क्लबिंग बोलते हैं। तो उसमें सबसे पहली है सेक्शन 60 के अंडर ट्रांसफ़र ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ एसेट। कई बार क्या होता है कि एसएससी अपनी एसेट को ट्रांसफ़र नहीं करता, लेकिन उस एसेट से जो इनकम आ रही है वो किसी और पर्सन के नाम पे ट्रांसफ़र कर देता है। तो वो एसेट का रेसिपेंट कोई और होता है, लेकिन एसेट एसएससी के नाम पे होती है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस इनकम ट्रांसफ़र को ट्रांसफ़र नहीं मानता। जिसके नाम पे एसेट है, इनकम भी उसके नाम पे ही टैक्सेबल होनी चाहिए। तो जो रेसिपेंट है उस इनकम का, अब उसको वो इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, वो इनकम टैक्सेबल होगी एसएससी के लिए जिसने वो इनकम ट्रांसफ़र करी थी। तो इस केस में वो क्लबिंग ही माना जाएगा। सेकंड पॉइंट है रेवोकेबल ट्रांसफ़र ऑफ एसेट। जब हम कोई एसेट ट्रांसफ़र कर देते हैं किसी और को, तो उसमें हमारा कोई भी राइट नहीं रह जाता, हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, वो एसेट हमारी नहीं होती, तो हमारा कोई भी राइट उसमें नहीं रह जाता। तो उसी को कंप्लीट ट्रांसफ़र बोलते हैं। लेकिन अगर एसएससी अपनी एसेट को ट्रांसफ़र करता है कंडीशन पे कि इस एसेट में मैं कोई बेनिफिट लूँगा, या ये एसेट मेरे पास वापस आ जाएगी कुछ देर के बाद, या ये एसेट मैं कभी कभी यूज़ कर सकता हूँ, तो उस केस में उसको प्रॉपर ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा, उसको रेवोकेबल ट्रांसफ़र माना जाएगा। तो अगर रेवोकेबल ट्रांसफ़र होती है तो उस एसेट से जो भी इनकम आएगी वो जिस पर्सन को ट्रांसफ़र किया है उसको टैक्सेबल नहीं होगी, वो इनकम एसएससी को ही टैक्सेबल होगी, क्योंकि वो रेवोकेबल ट्रांसफ़र है। सेक्शन 61, 62, 63 इसी पॉइंट में आते हैं। लेकिन अगर एसएससी ने कंडीशन ये लगाई है कि अगर कोई पर्सन जो ये एसेट रिसीव कर रहा है, जब तक वो ज़िंदा है तब तक वो एसेट उसकी है, लेकिन अगर उसकी डेथ हो जाती है तो एसेट मेरी हो जाएगी। तो उस केस में उस ट्रांसफ़र को, उस ट्रांसफरी की लाइफ टाइम तक उसको इररेवोकेबल माना जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर ए ने बी के नाम पर एसेट ट्रांसफ़र कर दी कि जब तक बी जिंदा है तब तक एसेट बी की, उसके बाद मेरी हो जाएगी वापस। तो जब तक बी जिंदा है उस एसेट पे जो इनकम आएगी वो एसेट टैक्सेबल होगी बी के लिए। उसके बाद जब अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वो ए के लिए टैक्सेबल होगी। तो जब तक बी की लाइफ है तब तक वो एसेट इरेवोकेबल मानी जाएगी, जब बी नहीं रहेगा तब वो रेवोकेबल हो जाएगी। लेकिन किसी और केस में अगर कोई पर्सन किसी को एसेट ट्रांसफ़र ऐसे कर रहा है, फॉर एग्जांपल ए ने ट्रांसफ़र किया एसेट बी को 10 साल के लिए, तो उसमें 6 साल की मिनिमम कंडीशन होती है। 6 साल के लिए कम से कम आपको ट्रांसफ़र ऐसा करना चाहिए, आप कर सकते हो।
और अगर आपने ऐसा करा है तो मान लो 10 साल के लिए, अब हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो 10 साल के लिए बी को टैक्सेबल होगा। 10 साल के बाद 11th ईयर में ऑटोमेटिकली ए को इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। तो 10 साल के लिए वो इरेवोकेबल हो गया, और 10वें के बाद 11वें साल में से वो रेवोकेबल हो जाएगी। अगर वो 6 साल से कम के लिए ट्रांसफ़र करता है तो हर साल ई को ही टैक्स लगेगा, तो वो टोटली रेवोकेबल ही मानी जाएगी, वो इरेवोकेबल नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, assessee is chargeable for the income earned by the spouse as remuneration from a firm or company। इस पॉइंट में है कि अगर असेसी का स्पाउस किसी ऐसी फर्म या कंपनी में जॉब कर रहा है विदाउट एनी टेक्निकल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल, वो जॉब कर रहा है वहाँ पर, जिस फर्म या कंपनी में असेसी का खुद का 20% का शेयर है। अगर कंपनी है तो 20% की शेयर होल्डिंग होगी, अगर फर्म है तो 20% वोटिंग राइट होगा, मीन्स 1/5 शेयर होगा उसका। तो उस कंपनी या फर्म में अगर वो स्पाउस जॉब कर रहा है और उसको सैलरी या रेमुनरेशन कुछ मिल रहा है वहाँ से, तो ये माना जाएगा कि उसको वहाँ पर रेमुनरेशन जो मिल रहा है वो असेसी की शेयर होल्डिंग या शेयर की वजह से ही मिल रहा है। तो वो इनकम जो स्पाउस की अकाउंट में जा रही है एज रेमुनरेशन, वो टैक्सेबल होगी असेसी के लिए, स्पाउस के लिए नहीं होगी। फोर्थ पॉइंट है, एसेट इज ट्रांसफर टू स्पाउस विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। जब असेसी अपने स्पाउस को अपनी एसेट विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, बिना पूरे पैसे लिए ट्रांसफ़र कर देता है या फिर उसको गिफ्ट कर देता है, तो उस सिचुएशन में उस एसेट से जो इनकम आएगी वो उसके लीगल ओनर मींस स्पाउस के नाम पे आएगी, लेकिन वो उसके लिए टैक्सेबल नहीं होगी। वो इनकम असेसी की ही मानी जाएगी, क्योंकि उसने इन एडिक्वेट कंसिडरेशन के साथ उसको ट्रांसफ़र किया था। तो इन एडुकेट कंसिडरेशन का मतलब है कि उसने पैसे सफिशिएंट अमाउंट या फेयर अमाउंट उससे चार्ज नहीं करी। अगर कोई एसेट 10 लाख की है तो फेयर अमाउंट उसके आसपास 10 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 7 लाख कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर उसने 10,000 लेके 10 लाख की एसेट ट्रांसफ़र कर दी तो उसको इन एडिक्वेट कंसिडरेशन ही मानेंगे। तो उस केस में जो इनकम एसेट की आएगी वो टैक्सेबल असेसी की होगी जिसने ट्रांसफ़र की है, ना कि स्पाउस की। अब इसमें एक एक दो बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहली बात ये कि जब एसेट ट्रांसफ़र हुई और जब उससे इनकम अराइज हुई, दोनों टाइम पे हस्बैंड और वाइफ का जो मैरिज का रिलेशनशिप है वो सबसिस्ट होना चाहिए, वो एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। दूसरी बात, जो कंसिडरेशन की बात कर रहे हैं हम, वो कंसिडरेशन नेचुरल लव एंड अफेक्शन नहीं हो सकता उसमें, वो मनी या मनी इज वर्थ ही होना चाहिए, मीन्स मेजर टू बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी और मनी इज वर्थ। तो कंसिडरेशन नेचुरल लव एंड अफेक्शन यहाँ पर नहीं मान सकते हम। आगे है कि अगर असेसी ने अपने स्पाउस को कैश गिफ्ट किया और स्पाउस ने उस कैश को डिपॉजिट करवा दिया बैंक में, तो उस बैंक में जो डिपॉजिट से जो इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल होगी एसएससी के लिए, ना कि स्पाउस के लिए। बेशक स्पाउस के अकाउंट में वो इंटरेस्ट आएगा, लेकिन टैक्सेबल होगी एसएससी के अकाउंट नाम पे, क्योंकि एसएससी ने वो गिफ्ट किया था।
उसी तरह अगर असेसी ने अपने स्पाउस को कोई एसेट विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन गिफ्ट करी थी या ट्रांसफ़र करी थी या फिर फ्री में गिफ्ट करी थी, तो वो एसेट स्पाउस ने री इन्वेस्ट कर दी आगे, उसको उसने बिजनेस में लगा दिया। फॉर एग्जांपल, असेसी ने 20 लाख की एसेट ट्रांसफ़र करी अपने स्पाउस को, और स्पाउस ने 80 लैक्स की अपनी एसेट्स और पर्सनल एसेट्स लगाई। टोटल 1 करोड़ की उसकी कैपिटल हो गई, उसने वो बिजनेस में लगा दी। तो उसमें अब 1 करोड़ की टोटल कैपिटलाइजेशन में असेसी का शेयर जो है वो 20% है, क्योंकि उसने उसको गिफ्ट की थी एसेट। तो 80% शेयर स्पाउस का है, 20% है असेसी का। तो उस केस में अब जब उस 1 करोड़ की कैपिटलाइजेशन से बिजनेस में इनकम होती है, फॉर एग्जांपल 25 लैक्स की इनकम हो रही है उसमें, तो उस 25 लाख का 20% टैक्सेबल होगा असेसी के लिए, और 80% टैक्सेबल होगा स्पाउस के लिए। तो 25 हो गया 5 लाख, तो 5 लाख टैक्सेबल होगा असेसी के लिए, जिसको हम क्लब करेंगे, और स्पाउस की इनकम मानी जाएगी 20 लाख। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ एसेट विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन टू सन्स वाइफ। तो इस केस में असेसी अपने स्पाउस को एसेट ट्रांसफ़र या गिफ्ट नहीं कर रहा, लेकिन वो अपने बेटे की वाइफ को, मींस डॉटर इन लॉ को ट्रांसफ़र कर रहा है असेसी। तो एक्सप्लेनेशन प्रीवियस पॉइंट की जैसा सेम है। इस केस में भी सन्स वाइफ जो है, डॉटर इन लॉ जो है, उसको अगर उस एसेट से इनकम मिल रही है, तो वो इनकम बेशक उसको मिल रही है, लेकिन वो टैक्सेबल किसके लिए होगी? वो असेसी के लिए होगी, क्योंकि उसने विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन उस एसेट को ट्रांसफ़र किया था या फिर उसको गिफ्ट किया था। तो उसको प्रॉपर ट्रांसफ़र नहीं मान सकते, तो उस केस में भी क्लबिंग ही होगी। इनकम स्पाउस सन्स वाइफ की जो है, वाइफ की इनकम जो है वो क्लब हो जाएगी असेसी की इनकम में। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ एसेट विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन टू ए पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस। तो इस पॉइंट में असेसी अपनी एसेट को अपने स्पाउस को डायरेक्टली ट्रांसफ़र नहीं कर रहा, लेकिन वो किसी ऐसे पर्सन को या एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स को अपनी एसेट विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन ट्रांसफ़र कर रहा है या गिफ्ट कर रहा है, जिनको उसने इंस्ट्रक्शन दी है कि उसकी उस एसेट में से एक स्पेसिफिक बेनिफिट उसके स्पाउस को मिलेगा। फॉर एग्जांपल, असेसी ने अपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन को दे दिए विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन, और उनको इंस्ट्रक्शन दी कि उससे जो इंटरेस्ट आएगा वो उसके स्पाउस को मिलेगा। तो जो उसके स्पाउस को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो उसके स्पाउस के लिए टैक्सेबल नहीं होगा, वो टैक्सेबल होगा असेसी को। उसको भी हम क्लबिंग ही कहेंगे। सेवंथ पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ एसेट टू ए पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ। तो ये पॉइंट भी प्रीवियस पॉइंट की तरह सेम है। इसमें असेसी अपनी एसेट को विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन किसी पर्सन को या एसोसिएशन ऑफ पर्सन को ट्रांसफ़र कर रहा है, लेकिन वो स्पाउस के लिए नहीं कर रहा, यहाँ पर वो कर रहा है सन्स वाइफ के लिए, डॉटर इन लॉ के लिए कर रहा है, उसके बेनिफिट के लिए कर रहा है। तो उसने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि उस एसेट में से जो इनकम आएगी या उसका जो कुछ बेनिफिट होगा, स्पेसिफिक बेनिफिट, वो उसके सन्स वाइफ, बेटे की वाइफ को मिलेगा। तो इस केस में भी जो बेनिफिट उसके सन की वाइफ को मिलेगा वो उसके लिए टैक्सेबल नहीं होगा, वो टैक्सेबल होगा असेसी के लिए। तो यहाँ भी क्लबिंग होगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 8th पॉइंट, इनकम ऑफ ए
माइनर चाइल्ड। माइनर चाइल्ड के नाम पे कोई इनकम अगर है, फॉर एग्जांपल उसके नाम पे उसके ग्रैंड पेरेंट ने प्रॉपर्टी करी हुई है, तो उस प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है, या फिर उसके नाम पे कुछ सिक्योरिटीज़ हैं उससे इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो इनकम माइनर के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। वो इनकम टैक्सेबल होगी उसके पेरेंट्स के लिए, उनकी इनकम में वो क्लब हो जाएगी। अगर पेरेंट्स में से कोई एक अर्निंग है तो उसकी इनकम में क्लब होगी। अगर दोनों अर्निंग है तो जिसकी इनकम ज़्यादा है उसकी इनकम में माइनर की इनकम क्लब हो जाएगी। और जिसकी इनकम में एक बार माइनर की इनकम क्लब होगी तो हमेशा उसी की इनकम में ही क्लब होगी। अगर पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है तो उस केस में जो उस माइनर को मेंटेन कर रहा है उसकी इनकम में माइनर की इनकम क्लब हो जाएगी। जिसकी इनकम में, जिस पेरेंट की इनकम में माइनर की इनकम क्लब होगी उसको इनकम टैक्स के सेक्शन 10 सब सेक्शन 32 के अंडर 1500 रुपये तक की एग्जम्पशन मिल सकती है। फॉर एग्जांपल अगर माइनर की इनकम 2000 है तो 1500 एग्जम्पशन लेस करके 500 क्लब हो जाएगा। लेकिन अगर माइनर की इनकम 1200 है तो उस केस में एग्जम्पशन भी 1200 की होगी। 1500 तक एग्जम्पशन है, 1500 फिक्स नहीं है, तो एक्चुअल अमाउंट जितनी होगी इनकम की वो, या 1500 विच एवर इज लेस, दोनों में से जो कम होगा वो एग्जम्पशन मिल जाएगी। कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें माइनर की इनकम पेरेंट्स की इनकम में क्लब नहीं हो सकती। वो हैं, पहला है, अगर माइनर किसी ऐसी फिजिकल डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहा है जो कि इनकम टैक्स के सेक्शन 80U के अंडर स्पेसिफाई की हुई है, तो उस केस में माइनर की जो इनकम होगी वो उसके पेरेंट्स की इनकम में क्लब नहीं होगी। दूसरा, अगर माइनर ने कोई इनकम अर्न की है अपने किसी मैनुअल वर्क से तो वो भी इनकम पेरेंट्स की इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। तीसरा, अगर माइनर ने कोई इनकम अर्न की है अपने स्किल से, टैलेंट से, अपनी नॉलेज से, एक्सपीरियंस से, तो वो इनकम भी पेरेंट्स की इनकम में क्लब नहीं हो सकती। इसका एग्जाम्पल है KBC जूनियर टीवी शो जो टीवी पे टेलीकास्ट हुआ था। उसमें जो बच्चे पार्टिसिपेट करने आए थे, जो जितनी प्राइज मनी उन्होंने जीती थी वो प्राइज मनी बच्चों के अकाउंट पे, उनके नाम पे बैंक में जमा करवा दी गई थी। तो उसमें ये कंडीशन लगाई थी कि जब बच्चे मेजर हो जाएंगे, 18 ईयर्स की एज अटेन कर लेंगे, तो वो उसको विड्रॉ कर लेंगे। लास्ट पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बाय ए मेंबर टू HUF। जब कोई HUF का मेंबर अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी मीन्स अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी जो उसके नाम पे थी उसको HUF के नाम पे कन्वर्ट कर देता है विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन, तो वो एसेट HUF की हो जाती है। लेकिन अगर उस एसेट से कोई इनकम अराइज होती है तो वो इनकम HUF के लिए टैक्सेबल नहीं होगी, वो टैक्सेबल होगी उस मेंबर के लिए जिसने उसको HUF के नाम पे ट्रांसफ़र किया था। तो उस केस में उस इनकम की क्लबिंग उस मेंबर की इनकम में हो जाएगी। अगर बाद में उस एसेट की HUF की पार्टीशन हो जाती है और एसेट का शेयर सबको डिवाइड होता है, तो उस मेंबर के स्पाउस को शेयर अगर कुछ मिलता है उसमें से, तो वो शेयर भी टैक्सेबल मेंबर के लिए ही होगा और स्पाउस के लिए नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, इस PPT के ज़रिए मैंने क्लबिंग ऑफ इनकम के सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। उम्मीद है आप सबको इससे समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, कभी भी आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।